नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट के बारे में, जिसमें उन्हें चार्जशीट को लेकर अपना डिसीजन दिया और चार्जशीट को लेकर क्या कुछ कहा। क्योंकि किसी भी केस में चार्जशीट और एफआईआर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए चार्जशीट बनाते समय, तैयार करते समय इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसका ये दायित्व बनता है कि वो चार्जशीट को सही तरह से बनाए, सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए, सारे इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करते हुए वो चार्जशीट बनाए। क्योंकि चार्जशीट अगर क्लियर होती है तो उसमें साफ समझ में आ जाता है कि इसमें क्या अपराध हुआ है, किसने क्या अपराध किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप चार्जशीट बनाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो और उसका क्रिमिनल ट्रायल में उसकी बहुत अहमियत होती है। तो इसलिए चार्जशीट प्रॉपर क्लियर कंप्लीट उसमें एंट्रीज़ होनी चाहिए और प्रॉपर कॉलम उसमें बनाए जाने चाहिए कि चार्जशीट में जिसमें बताया जाए प्रॉपर तरीके से कॉलम बनाकर कि कौन-कौन इसमें अक्यूज़्ड हैं और क्या-क्या एविडेंस इसमें मिले हैं और इसमें क्या क्राइम हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर कॉलम बना के चार्जशीट में बताई जानी चाहिए। जब कोई जज चार्जशीट को देखता है या पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाए कि क्या अपराध हुआ है और उसमें कौन अक्यूज़्ड है और उस किस-किस अक्यूज़ का क्या-क्या उसमें रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से क्लियरली चार्जशीट में होनी चाहिए और किस अक्यूज़ के पार्ट में क्या ऑफ़ेंस किया जाना बताया गया है, उस अक्यूज़ के खिलाफ आपको क्या-क्या सबूत मिले हैं, सारी चीज़ें आपको चार्जशीट में प्रॉपरली आपकी जो चार्जशीट होती है उसमें दिखनी चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है कि प्रॉपर कॉलम बनाए और प्रॉपर कंप्लीट एंट्रीज उसमें करे कि क्या-क्या चीज़ें उसमें हुई हैं। और कोर्ट भी ये क क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए चार्जशीट को देख के कि क्या अपराध हुआ है, किन-किन अपराधियों ने उस अपराध को किया है और उन अपराधियों में किस-किस का क्या इम्पोर्टेंट रोल था और उनके अगेंस्ट में क्या-क्या एविडेंस मिले हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। तो इसलिए जो चार्जशीट है वो बहुत ध्यान से और बहुत प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन दी गई है, उसके हिसाब से बनाई जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी चीज़ें कही है कि जो कहते देना चाहिए कि किस अक्यूज़ ने क्या अपराध किया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से उन्होंने उस क्राइम को करने की कोशिश की है। आपको क्या-क्या सबूत मिले हैं और हर अक्यूज़ के खिलाफ सारी उसमें सारी दी जानी चाहिए और ये जो आपके सेक्शन 161 का जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं सीआरपीसी में जो गवाह होते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है सेक्शन 161 में। तो वो जो विटनेस होते हैं, उनकी जो गवाही होती है, उसकी भी प्रॉपर एक लिस्ट जो हो वो अ जो आप बना रहे हैं चार्जशीट, उसके साथ में अटैच की जानी चाहिए। और हमारे देश में जो चार्जशीट है, वो पुलिस वाले काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं, जब से सीआरपीसी है तब से ही हमारे यहाँ चार्जशीट बनती है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है और काफ़ी समय से चार्जशीट हमारे यहाँ बनती रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है, उनको ये क्यों बोलना पड़ा कि आप चार्जशीट इस तरह से बनाइए, क्लियरली बनाइए, सारे फैक्ट्स उसमें हों, सारे कॉलम में प्रॉपर तरीके से आप उसको बनाइए। वो इसलिए कि कई बार जो जजेस हैं उन्होंने नोट किया कि चार्जशीट ऐसे ही रैंडमली बना के ले आते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें का आगे केस चलने में कमज़ोर होता है या उसमें सारी चीज़ें नहीं समझ में आती और कई बार होता है कि अपराधी जो होते हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि चार्जशीट में सारी चीज़ें नहीं होती है। कई बार जो चार्जशीट को ही ग्राउंड बना के जो एडवोकेट होते हैं अपोजिशन के वो चार्जशीट को ही ग्राउंड बना लेते हैं और उसी के बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज़ को मिल जाता है जिसके आधार पर वो छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कमियाँ ना हो और अपराध अगर हुआ है तो अपराधी को सही तरीके से सज़ा मिले। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका काम है कि वो चार्जशीट को क्लियरली स्पष्ट तरीके से और कॉलम बना के किसने क्या-क्या किया है वो चीज़ें उसमें नोट करे ताकि जो जज हो वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि उसमें क्या-क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब होनी चाहिए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट था उन उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये सारी चीज़ें बोली और ये सारी चीज़ें उन्होंने गाइड की और उन्होंने कहा कि जनरली क्या देखा गया है कि जो एफआईआर लिखवाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एफआईआर लिखवाने आया, उसने जो भी डिटेल नोट कराई, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जाके ना सर्च करता, ना एविडेंस सर्च किया या ना तो रैंडमली एक चार्जशीट बना दी
और उसमें सारी डिटेल लेके अपना कन्क्लूज़न लिख दिया कि इसमें अपराध हुआ है, ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें अपने हिसाब से उसने लिख दी। तो जब ये चार्जशीट जज के पास में जाती है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है समझने के लिए कि केस में क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं बहुत दिक्कत करती हैं। और जो मजिस्ट्रेट होता है उसको भी अपना फैसला करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जो अक्यूज़्ड हैं उनका भी नहीं समझ में आता है। तो इसमें जो अक्यूज़्ड हो तो उसने ऐसा किया है इन्वेस्टिगेशन में अपने आपको क्या सबूत मिले, कहाँ सबूत मिले, कहाँ जो घटना हुई थी उसमें आपने जाके क्या-क्या छानबीन की। तो जो तफ्तीश आपने पूरी की है वो सारी चीज़ें आपको चार्जशीट में दी जानी चाहिए और लास्ट में अपना कन्क्लूज़न कि आपको लगता है कि इसमें अपराध क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी जानी है चाहिए। क्योंकि कई स्टेट्स में एफआईआर की डिटेल उठाकर डाल दी जाती है और नीचे लिख दिया जाता है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। बिना छानबीन के, बिना सबूत ढूँढे और कॉलम में जो कन्क्लूज़न पे आ जाते हैं कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, सबूत ढूँढें या उसको सर्च करें या सारी चीज़ें आप उसके आधार पर ही बोलें। अपराध हुआ है या नहीं हुआ है तो ऑफिसर का ये काम है कि वो उसका जाके तफ्तीश करे ताकि ट्रायल में ये पता चले कि क्या अपराध हुआ था और किस अपराधी का क्या उसमें रोल था। और ये जज का काम है कि जब वो केस का सुनवाई करता है तो उसको समझ में आता है ट्रायल के समय कि इसमें चार्जशीट सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, इसमें जो उन्होंने कन्क्लूज़न लिखा है या जो चीज़ लिखी है, वो सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो जजेस होते हैं उनको चार्जशीट पढ़ते-पढ़ते ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि उसमें फैक्ट क्या दिए गए, किस तरह से उनको समझाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं अगर जज के पास में चार्जशीट जाएगी वो अगर सही नहीं होगी तो वो कैसे समझ में आएगा। तो चार्जशीट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी केस में और जज जो है चार्जशीट के बेस पे ही तैयार करते हैं कि प्राइमा फेसी ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है और उसी के हिसाब से ट्रायल जो है वो चलता है और जो केस है वो आगे प्रोसीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी जो मैटर है कि कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए या नहीं या नोटिस भेजना चाहिए या सम्मन भेजना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जज जो है वो चार्जशीट के आधार पर ही तय करते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब चार्जशीट प्रॉपर नहीं होगी तो मैजिस्ट्रेट एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पाएगा और जब उसमें जो एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा तो जो जजमेंट है वो सही से नहीं आएगा और एक तरह से देखा जाए कि मिसकैरेज होगा जस्टिस का और यहाँ पर जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो क्रिमिनल ट्रायल है वो भी ठीक तरह से हमारे देश में कैरी आउट नहीं किया जा रहा है और हम ये नहीं कह रहे कि आप डिटेल बनाइए, थीसिस लिखिए उसके ऊपर। एक बेयर मिनिमम जो डिटेल होती है वो उसमें दी जानी चाहिए और ये चार्जशीट में जो डिटेल्स के आधार पर कोर्ट प्रोसीड करता है, कोर्ट को आगे क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, चार्जशीट पर ही निर्भर करता है और मजिस्ट्रेट उसी पर एक्शन लेके आगे जो कार्रवाई करता है तो उसी का वो आधार लेके उस पे कार्रवाई करता है कि इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो जो चार्जशीट है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही उसका एक केस था, उसका जजमेंट लिया है एचएन ऋषभ एंड इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का एक केस है जिसमें कहा है कि इसमें कोर्ट ने बताया है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें 5 चीज़ें होनी है वो ज़रूरी होती है। सबसे पहला होता है कि जो उसमें एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है, किस जगह पे हुआ है, यानी कि प्रोसीडिंग टू द कंसर्न्ड स्पॉट यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस स्पॉट पे पहुँचना और उसके बाद में स्पॉट पे पहुँचने के बाद में उसमें फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ऑफेंस या एक्सीडेंटल किस तरह से हुआ है और उसके फैक्ट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें जानना और वो उसमें नोट की जानी चाहिए। और इसी के साथ में है कि डिस्कवरी एंड अरेस्ट कि उसको देखना चाहिए कि सबूत खोजना चाहिए कि क्या सबूत हैं उससे रिलेटेड और किस जगह पे क्या हुआ था और उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और उनको जाके फिर उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसके बाद में कलेक्शन ऑफ एविडेंस मतलब कलेक्शन करना चाहिए एविडेंस का कि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है या जो एक्सीडेंट हुआ है, उस पे क्या-क्या एविडेंस है उससे रिलेटेड और उसमें जो सारी चीज़ें डिटेल जो है वो दी जानी चाहिए यानी कि उसकी खोजबीन करनी चाहिए
और जो-जो सबूत आपको लगता है इकट्ठा करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जहाँ ऑफ़ेंस हुआ है उसमें जाके वहाँ पर से यानी कि जो स्पॉट है ऑफ़ेंस का, वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जानी चाहिए। और उसके बाद में होता है कि ये सारा जो इकट्ठा करके चार्जशीट बनानी होती है और उसमें अपना ओपिनियन देते हुए अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो नोट की जानी चाहिए। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने ये सारी चीज़ें बताई कि जब चार्जशीट आप बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इंसिडेंट कहाँ पर हुआ, इंसिडेंट पे जाके फिर सर्च करना कि क्या एक्सीडेंट में हुआ था, किस तरह का हुआ था, उसके बाद में सर्च करना, उसमें कहाँ-कहाँ क्या घटनाक्रम थे, क्या-क्या एविडेंस थे, किस तरह की घटना हुई थी, सारी चीज़ें लेना, फिर सर्च करना कि जो अपराधी हैं वो कहाँ हैं, क्या उनको सब करना, फिर उसके बाद में उन सारी चीज़ों का कलेक्शन करके चार्जशीट पे लिखना और चार्जशीट में अपना जो है वो ओपिनियन देना कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जगह पे जाके आपने छानबीन की, तफ्तीश की, तो आपको लगा कि यहाँ पर अपराध ये हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही जो सेक्शन 173 है सीआरपीसी का सबसेक्शन 2, तो जो उसके आदेश देता है तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में पूरा भारत के जो पुलिस स्टेशन है, तो उसमें ये गाइडलाइन देता है कि इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो गाइडलाइन दी हैं सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें हर पुलिस स्टेशन को पूरे भारतवर्ष के ये चीज़ें जो हैं, वो फ़ॉलो करनी ही पड़ेंगी। और अगर चार्जशीट में कोई ढिलाई, लापरवाही मिलती है और कंसर्न जो कोर्ट है, उसमें जब ये केस जाता है और अगर जज को लगता है कि कहीं ढिलाई की गई है, लापरवाही में ये चार्जशीट बनाई गई है, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसके अगेंस्ट भी कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। और कई बार होता है कि जो पुलिस स्टेशन है वो नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्या हीनियस क्राइम हुआ है या क्राइम बड़ा था या किस तरह का क्राइम था। क्या उसमें नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू किए जाने चाहिए या नहीं? या वो ऐसा कहते हैं व्यक्ति है, उसको अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, वो अगर सबूत है उनके साथ में किसी तरह की छेड़खानी कर सकता है या वो उसको किसी भी तरह का वो मैनिपुलेट कर सकता है वो उन सबूतों के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू किए जाते हैं। परंतु कई बार होता है कि रैंडमली किसी भी केस में किसी भी तरह से अगर लगता है उनको कि नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू करने, वो इश्यू कर देते हैं। कई बार कोर्ट ये देखता है और समझता है कि जो नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू किए गए हैं, उनको इश्यू किए जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु पुलिस वाला था या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके और रैंडमली उसने उठा के नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जब क्रिमिनल ट्रायल होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ों के साथ में दिक्कत आती है और जब एक केस है, तो उसको डिसाइड करना जज के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हर फैक्ट जाने, हर चीज़ समझे और एविडेंस उसको पता हो, उसको फैक्ट पता हो, उसको एक्यूज़ ने किसने क्या किया है, क्या रोल था क्राइम में उसका। तो ये सारी चीज़ें पता हो ताकि वो जब जजमेंट लिखे तो वो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से जजमेंट लिखे और जो अपराध हुआ है उसके लिए एक अच्छा न्याय दे पाए और जिसके अगेंस्ट में अपराध हुआ है तो उसको न्याय मिले और वो अपने आप को ठगा हुआ सा ना महसूस करे और जो केस हैं वो किसी भी स्टेज पे जाके डिसमिस ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाएँ और जो चार्जशीट पे बना के जो अपोज़िशन है वो चार्जशीट पे खेल जाता है, चार्जशीट में ही वो कहते हैं सारी चीज़ें निकाल देता है, वीक पॉइंट उसमें निकाल के केस को कमज़ोर जब केस हो जाता है क्योंकि चार्जशीट में अगर वीक पॉइंट आपने लिखे, तो जो केस है वो आगे जाएगा ही नहीं, वो कहीं न कहीं डिसमिस हो जाएगा या कुछ उसपे कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट दे देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब चार्जशीट बनाएँ तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें क्योंकि कहते हैं जीने का अधिकार और आज़ाद रहने का अधिकार सबका है और अगर चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तार किसी को गलत कर दिया जाता है, तो ये उसके खिलाफ अन्याय होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ जब आप एफआईआर लिख रहे हैं तब, जब आप चार्जशीट बना रहे हैं तब, क्योंकि उसी के बेस पे जज जो मजिस्ट्रेट या जज है जो उसके आधार पर अपना उसको डिसीज़न देना है, उसको आगे केस को प्रोसीड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ये जजमेंट भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएँगी और जैसा कि
पता है आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अगर कहीं पर ढिलाई बरती है या लापरवाही करती है की है तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ चार्जशीट बनाते समय और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।